बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और हम गालबन लास्ट लेक्चर में हमने बफर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने पढ़ा कि बफर्स क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, और इसी तरह बफर एक्शन भी हमने डिस्कस किया था। बफर क्या थे, मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशंस जिनमें एबिलिटी हो कि वो थोड़ी सी अमाउंट में अगर उनमें एसिड या बेस ऐड की जाए तो वो उस एसिड या बेस के ऐड होने से जो पीएच में चेंज आएगा उस चेंज को रेजिस्ट कर सकें। बाय वर्ड्स अगर हम बात करें तो वो सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखी, हमने सीखा कि दो तरह के बफर्स हैं, एक एसिडिक बफर हैं और एक बेसिक बफर्स हैं। फिर हमने सीखा कि एसिडिक बफर्स कैसे बनते हैं, बेसिक बफर्स कैसे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी इंफॉर्मेशन भी रिवाइज होती जाए साथ साथ। एसिडिक बफर में वीक एसिड और उस एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा के साल्ट। इसी तरह अगर आप बेसिक बफर बनाते हैं तो वीक बेस और उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद साल्ट। ये जो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, ये पेयर एसिडिक बफर था, और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका साल्ट, ये बेसिक बफर था। एसिडिक बफर की पीएच अमूमन मोस्टली लेस देन 7 है, और जो बेसिक बफर्स हैं इनकी पीएच मोस्टली ग्रेटर देन 7। आपने याद कैसे रखना है, ओबियसली एसिड्स की पीएच 7 से कम होती है तो एसिडिक बफर की पीएच भी 7 से कम होगी। इसी तरह बेसिक बफर के लिए। उसके बाद दोनों के लिए हेंडरसन इक्वेशंस आपको बता दी थी और एग्जांपल्स भी बता दी थी। फिर हमने सीखा कि हमें बफर्स की ज़रूरत क्यों है। मैंने आपको बताया कि इसकी एग्जांपल के लिए ना हम ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे। ह्यूमन ब्लड जो है इसमें बफर कौन सा एसिड बेस पेयर है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड की पीएच मैंने आपको बताई कि जो कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने पीएच बना दी, जो एडजस्ट की ह्यूमन ब्लड की, और अगर पीएच में कितना चेंज आएगा तो डेथ अकर हो सकती है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, और फिर मैंने ये भी डिस्कस किया कि ये पीएच में चेंज इतनी जल्दी नहीं आता क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड में बफर जो है वो बना दिया हुआ है खुद ब खुद। कार्बोनेट और हाइड्रोजन, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड बेस जो पेयर है ये वहाँ पे एक्ट करता है एज बफर, और हमारी पीएच को जो है वो उस लेवल तक नहीं जाने देता जहाँ पर जो है वो डेथ अकर हो सके। यहाँ से हम कह भी सकते हैं कि फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खैर, आगे चलते अपनी बात को लेकर। उसके बाद हमने बफर एक्शन को डिस्कस किया। बफर एक्शन क्या था, ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की। आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ बफर। अगर आपके पास कोई बफर सोल्यूशन है तो आप उसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इस टॉपिक में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी रिक्वायर्ड पीएच का बफर बना सकते हैं, ठीक है। दो काम हम इस टॉपिक में सीखेंगे। अच्छा, इस टॉपिक को ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ड्राइव हेंडरसन इक्वेशन, कि आपने हेंडरसन इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो याद रखिएगा कि हेंडरसन इक्वेशन के हवाले से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम, प्रिपेयरिंग या कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ अ बफर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बफर की बात करें ना, हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिडिक बफर की। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक एसिडिक बफर है और हमने उस बफर की पीएच कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब पीएच कैलकुलेट करने के लिए ना पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि इस बफर में एसिड बेस पेयर कौन सा है। अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी ना तो हमारे लिए काम थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट कि हमारे पास जो एसिड है एसिड हमारे पास है जी HA, ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। और जो बेस है
जो इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी दैट इज NaA। अब आप कहेंगे सर ये एसिड तो चलो ठीक है, आपने Ha लिख दिया, हमें पता है जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है। ये बेस Na सोडियम और A का क्या मतलब है? मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा रफ वर्क करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये मैंने लिखा क्या। एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एसिड क्या है? Ha। ठीक है, मैंने कहा जी कि आपने इस वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाना है, क्योंकि एसिडिक बफर है तो एसिड क्या होगा? वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास क्या होगी? NaOH। ले जी, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो किस तरह से आपके पास एसिड बेस पेयर बनेगा या किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा? ये जो H है ना, ये इस OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? वाटर, H2O। और ये Na इस A के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? Na। तो ये आपके पास साल्ट बन गया। ये बेटे आपके पास ना साल्ट बन गया। तो ये बेटे साल्ट है। अब हम दोनों की ना आयनाइजेशन को देख लेते हैं। ठीक है, लेट के जो एसिड है Ha, जब ये आयोनाइज होगा तो ये किस तरह से डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, और ये जो साल्ट है, अगर आप इसकी आयनाइजेशन को भी देखेंगे तो Na और A जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस तरह से डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, अब कॉमन आयन यहाँ से ना हमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स भी मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट्स आप साथ साथ रिवाइज करते जाएं। अगर ली शैटलियर प्रिंसिपल की बात करूँ तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के लिहाज से अगर आप ऊपर वाला रिएक्शन देखें, ओवरऑल H पॉजिटिव A नेगेटिव और ये A नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कॉमन आयन इफेक्ट था। अगर आप देखेंगे तो A नेगेटिव दोनों कॉमन आयन हो गए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस होगी, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा। खैर, आगे चलते हैं। मैं ना एसिड की डिसोसिएशन के लिहाज से ना केसी की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, एसिड की डिसोसिएशन के लिहाज से। तो जब आप एसिड की डिसोसिएशन के लिहाज से केसी इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे जी? हम लिखेंगे जी कि Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस यानी कि Ha। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव और साथ में Ha। अब यहाँ से हम करने क्या जा रहे हैं? हमने एक्चुअली pH कैलकुलेट करनी है। तो हमारी कोशिश यहाँ पे क्या होगी कि pH या H पॉजिटिव को हम एक तरफ कर दें, जिसे मालूम करना है उसे इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने याद रखनी है एक बात कि यहाँ पे जो A नेगेटिव है ना, एक्चुअली ये आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ज़रा गौर कीजिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, आपके पास Ha था, H पॉजिटिव A नेगेटिव बना, ठीक है। फिर इसमें जब आपने साल्ट मिक्स किया तो ये डिसोसिएट हुआ, Na पॉजिटिव A नेगेटिव बना। इसका मतलब इस केस में ये दोनों आयन क्या हो गए? कॉमन हो गए। ये दोनों आयन क्या हो गए जी? कॉमन। अब ऊपर वाला जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होगा? इसकी आयनाइजेशन सप्रेस होगी। इसका मतलब
ये जो ए नेगेटिव थे ये तकरीबन सारे के सारे वापस चले जाएंगे। इसका मतलब अब मिक्सचर में जितने भी ए नेगेटिव हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से हैं? वो सारे के सारे ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ एन ए, यानी कि एन ए की कंसंट्रेशन की वजह से सारे के सारे जो आयंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ए नेगेटिव है वो किसकी वजह से है? इस एन ए की वजह से। एन ए क्या है? साल्ट। जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं लिखना चाह रहा था, जो पॉइंट मैं लिखना चाह रहा था, दैट इज़ कि कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ये आपके पास इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ एन ए, सोडियम और ए, और इस मिक्सचर में जितना भी ए नेगेटिव मौजूद है वो ड्यू टू एन ए यानी कि सोडियम की वजह से मौजूद है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, यानी कि साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ए नेगेटिव की वजह से ही मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए नेगेटिव जो है ना, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ये बात आपने याद रखनी है। खैर, अब आपने H मालूम करना है, तो H को इक्वेशन के एक तरफ, बाकी सबको इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो HA इधर डिवाइड, दूसरी तरफ क्या होगा जी? मल्टीप्लाई। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि KA यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इससे हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ जी? HA के साथ। HA डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, और ये सारा डिवाइड हो जाएगा जी किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, विच इज कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। और इस सब को हमने इक्वल कर दिया किसके? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ये सारा इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है? अब आपने लॉग लेना है, ठीक है। इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या करेंगे जी? लॉग ले लेंगे। अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब इसे ना थोड़ा सा और आसानी से समझने के लिए मैं इसे कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि ताकि जब हम लॉग लें तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये इक्वल होगा किसके? KA, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ले जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम, आपने इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगी कि लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ये इक्वल होगा किसके? लॉग कंसंट्रेशन, मैं यहाँ पे ना एक ही बार लिख देता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ KA, और दूसरा हम लिखेंगे जी क्या? कंसंट्रेशन, सॉरी, KA और कंसंट्रेशन ऑफ HA, और साथ में A नेगेटिव। अब हमें पता है कि जब भी लॉग ऐसी वैल्यूज़ का ली जाए जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों को अलग-अलग लॉग दे के दोनों के दरमियान प्लस का साइन देंगे आप। तो मैं इसे कुछ इस तरह लिखूंगा कि लॉग H पॉजिटिव, ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके? लॉग KA, और उसके बाद प्लस आप क्या लिखेंगे जी? लॉग HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। लें जी, इसे ना आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। मैं बड़ी डिटेल जो है वो सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ, तो ज़रा गौर से देखते जाइएगा। इक्वेशन 1, अब आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय -1। आपने ना इक्वेशन 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप इक्वेशन 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके, माइनस log, ये सारा इक्वल होगा माइनस log Ka और फिर माइनस प्लस माइनस 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 log कंसंट्रेशन ऑफ Ha बाई कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। लें जी, अब ना इस इक्वेशन को ज़रा हम अब रीअरेंज करते हैं। हमें पता है क्या कि जो माइनस log है ना, माइनस log ये इक्वल होता है P के। ये बार बार मैं लास्ट लेक्चर्स में भी बताता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे फिर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम जी, PH ये इक्वल हो जाएगा जी किसके, PKA। अब ये माइनस है, अगर मैं इन दोनों की रिवर्स कर दूं ना, HA को नीचे लिख दूं और A नेगेटिव को ऊपर ले जाऊं, तो ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा जी कि प्लस log, और ये जो A था इसे ऊपर ले गया, मैं रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, और HA को मैंने नीचे लिख दिया। अब HA क्या है और A नेगेटिव क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ HA ये बेटे आपके पास इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के, कि एसिड कितना था, एंड कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ये आपके पास इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट के, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सारे का सारा A नेगेटिव NaA से ही आएगा। तो इसका मतलब NaA क्या है, साल्ट है, तो साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो A नेगेटिव की इक्वल होगी। तो फिर इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि pH ये आपके पास इक्वल हो जाएगा जी pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई, इसे हम नाम देते हैं हैंडरसन इक्वेशन का। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ और ब्लॉक में इनक्लोज करके हम लिख भी देते हैं कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हैंडरसन इक्वेशन। लें जी, ये आपके पास बन गई हैंडरसन्स इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की मदद से आप कर क्या क्या सकते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर आपने pH मालूम करनी है, तो pH मालूम करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्या कि एसिड, जो एसिड आपने लिया उस एसिड की pKa वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और साल्ट और एसिड की रेशो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू कैलकुलेट pH अगर आपने pH कैलकुलेट करनी है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है जी, आपको पता होना चाहिए कि pKa ऑफ एसिड, pKa ऑफ एसिड ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको रेशो पता होनी चाहिए, किसकी, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये दो चीज़ें बेटे आपको पता होनी चाहिए अगर आपने pH कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी दैट इज़ कि अगर आपको जो है वो ख़ुद से किसी pH जो है ना वो रिक्वायर्ड pH सोल्यूशन बनाना है, तो वो आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझने से पहले दोबारा से ज़रा एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा जी कि लेट कोई एसिड है और ये उस एसिड का साल्ट।
आपने क्या किया, आपने दोनों का मिक्सचर लिया, एक बफर बना दिया। बफर बनाया तो हुआ क्या, एसिड H पॉजिटिव A नेगेटिव में गया और साल्ट भी A नेगेटिव में गया। कॉमन आयन बनाइए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, कॉमन आयन है। तो जब ये कॉमन आयन बनेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी आयनाइजेशन सप्रेस होगी। ठीक है, इसका मतलब जो HA की वजह से नेगेटिव बने थे ना, उनकी तादाद और कम हो जाएगी क्योंकि ये वापस इसमें जा रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी A नेगेटिव मौजूद हैं वो सारे के सारे NaA और इसकी वजह से मौजूद हैं। हमने कहा जी अगर हम एसिड के लिए जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वेशन लिखना चाहें तो Ka आपके पास इक्वल होगा दिस, और उसके बाद हमने H मालूम कर रहे हैं तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को इक्वेशन के एक तरफ किया और चलते चलते हम क्या किया जी, हमने इक्वेशन के दोनों साइड log लिया और फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन बनी। यहाँ पर हमने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ HA एसिड है और कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव साल्ट है, वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन बन गई। अभी तक मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि हेंडरसन इक्वेशन से आप दो काम कर सकते हैं, और वो दो काम क्या हैं, आप अगर आप pH मालूम करना चाहते हैं तो आपको pKa पता होनी चाहिए और आपको रेशो मालूम होनी चाहिए। अगर आप pKa मालूम करना चाहते हैं तो आपको ये वाली दो वैल्यूज़ जो है वो मालूम होनी चाहिए। खैर, अब लेट्स सपोज अब जरा कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एसिडिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना रिक्वायर्ड pH का बफर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि केस 1, लेट हमारे पास बफर है एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर कौन सा है, CH3COOH विच इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज CH3COONA। ये हमारे पास ना एक एसिडिक बफर है। लेट हम कहते हैं जी कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है CH3COOH, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन है और इसका यूनिट हमेशा मोल पर DM क्यूब में होता है। लेट्स सपोज मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी है जी, इसकी 1 मोल पर DM क्यूब, और इसी तरह जो इसका साल्ट है CH3COONA, इसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास कितनी है, 1 मोल पर DM क्यूब। दोनों की कंसंट्रेशन हमने 1 मोल पर DM क्यूब रखी। ठीक है, ओवरऑल सोल्यूशन हमने 1 DM क्यूब का लिया। अब दोनों की कंसंट्रेशन को ना हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितनी pH का साल्ट बनेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है जी pH इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ज़रा गौर कीजिएगा, वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसमें, तो pH आपके पास इक्वल होगा pKa प्लस log लिया हमने और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट दैट इज़ 1 और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस केस को और भी आसान कर दूँ ना, तो ये केस आप कब स्टडी कर रहे हैं, केस 1 क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि कि केस 1 कुछ इस तरह से है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, जब आपने एसिड और साल्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ली हुई है तब। अब यहाँ पे हो क्या रहा है जी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आएगा जी log 1, तो log 1 0 के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली बात तो ये कि log 1 इक्वल टू 0, और एसिडिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, एसिडिक एसिड के लिए जो pKa वैल्यू है दैट इज 4.74। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम बाकी अपना सोल्यूशन देख लेते हैं जी कि pKa वैल्यू फॉर एसिडिक एसिड दैट इज 4.74। जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आल्सो
pKa value for CH3COOH is 4.74। अब आपने इस इक्वेशन में ना वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आपके पास pH क्या आएगी, pH आपके पास आ जाएगी जी इक्वल टू pKa, क्योंकि log 110 विच इज इक्वल टू 4.74। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल रखते हैं तो जो बफर आपके पास बनेगा उस बफर की पीएच वही होगी जो एसिड की पीकेए वैल्यू होगी। ठीक है, जो बफर आपके पास बना, मैं दोबारा अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पे नहीं लिख रहा। अगर आप बफर कुछ इस तरह बनाते हैं कि आपने एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल रखी, 1 मोल डीएम 1 मोल डीएम क्यू, तो आपके पास जो बफर बना उस बफर की पीएच कितनी होगी, जो एसिड था आपके पास उस एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल होगी। और एसिडिक एसिड हमने यूज़ किया, एसिडिक एसिड की पीके वैल्यू 4.74 होती है। तो इसका मतलब जो बफर आपके पास बना वो बफर कितना होगा, 4.74। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब ना दूसरा केस कुछ इस तरह से है कि लेट से आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू का बफर बनाना चाहते हैं। तो जब आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू का बफर देखें, अगर तो आप कंसंट्रेशन इक्वल लेते हैं तो एसिड की पीएच के एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल ही पीएच वैल्यू होगी बफर की। लेकिन अगर आप ऐसा बफर बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू आप खुद से एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ना ये जो कंसंट्रेशन है ये चेंज करनी पड़ेंगे। ठीक है, अब किस तरह से ये आप चेंज करेंगे, ज़रा इस तरफ भी आते हैं। लेट्स से नेक्स्ट केस की तरफ आ रहा हूं अब मैं, केस 2। अब ना आप कंसंट्रेशंस चेंज कर देंगे कि जो मेरे पास कंसंट्रेशन है किसकी, एसिटिक एसिड की CH3COOH। ठीक है, लेट्स सपोज दिस कंसंट्रेशन इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, और जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट आप ले रहे हैं CH3COONA, लेट से इसकी कंसंट्रेशन आपने ली 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हेंडरसन इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन में ना हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पीएच मैं एज इट इज लिखूंगा। पीएच एसिडिक एसिड की बात हो रही है, एसिडिक एसिड की पीके वैल्यू क्या होती है जी, 4.74। तो इस इक्वेशन में मैं पीके की जगह आप लिख दूं 4.74 प्लस, अब आपने इसे सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे जी क्या, कि लॉग ऊपर साल्ट है, साल्ट की कंसंट्रेशन हमने लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाय जो एसिटिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन 0.1। मैं इसे इस तरह में लिख सकता हूँ कि पीएच आपके पास इक्वल हो जाएगी जी 4.74 प्लस log 10 हो जाएगा। अब ये क्योंकि 1 को जब आप 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आएगा, और log 10 हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि pH इक्वल हो जाएगा 4.74 प्लस 1। क्यों 1? बिकॉज log टू द बेस 10 ये आपके पास इक्वल होता है 1 के, log 10 आपके पास 1 के इक्वल होता है। अब pH आपके पास क्या आ गई, pH इक्वल टू 5.74। ले जी, एक pH आपके पास ये आ गई। कब? जब आपने साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो pH जो थी वो कम हो गई। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3, अब आपने ना जो एसिड है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देनी है। हम रखेंगे जी कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हम रखेंगे जी अपने पास कितनी, दैट इज इक्वल टू 0. या चलें ठीक है, इसको हम ना 1 कर देते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ जी कि 1 मोल पर डीएम क्यूब, और जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है
CH3COONA। अब ना इसकी कंसंट्रेशन कम करके 0.1 मोल पर DM क्यूब कर दी। अब हेंडरसन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी pH इक्वल होगा एसिटिक एसिड की pK वैल्यू 4.74, तो pK की जगह हम क्या लिखेंगे जी 4.74 प्लस log concentration of salt that is 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज 1। अब इसका आंसर आपके पास क्या होगा, pH आपके पास इक्वल आएगा 4.74 प्लस log 10⁻⁻⁻1, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना आपके पास आंसर आएगा -1, क्योंकि पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी। तो pH आपके पास इक्वल हो जाएगा जी 4.74, पावर स्टार्ट में आएगी तो -1 log बेस 10 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो pH आएगी, pH आपके पास इक्वल हो जाएगी 3.74, ये आपके पास आ जाएगी जी pH, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्वल कंसंट्रेशन लेते हैं तो हमारे पास जो बफर बनेगा उसकी pH एसिड की pK वैल्यू के ही इक्वल होगी, दैट इज अ बेस्ट बफर। अगर आप एसिड या साल्ट की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं तो आपके पास जो बफर है उसकी pH एसिड की pK वैल्यू से 1 यूनिट ऊपर हो जाएगी, 4.74 से 5.74 हो गया। और अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज़्यादा लेंगे तो जो बफर आपके पास बनेगा उसकी pH एसिड की pK वैल्यू से 10 टाइम लेस हो जाएगी। और ये जो रेंज है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो रेंज आपके पास आ रही है 3.74 से 5.74 pH की जो रेंज आ रही बफर की, किस केस के लिए, एसिटिक एसिड के लिए, ये ना आपके पास बेस्ट रेंज होगी। इसकी बफर कैपेसिटी जो है वो ज़बरदस्त होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गुड बफर कैपेसिटी, इसकी बफर कैपेसिटी बेहतर होगी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा अगर pH हो जाएगी या इससे कम pH हो जाएगी तो बफर कैपेसिटी इतनी बेहतर नहीं रहेगी। बफर कैपेसिटी क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे भी। तो आज का बेटे जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने कैलकुलेटिंग ऑफ pH ऑफ बफर देखा, और हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड pH का बफर बना सकते हैं। हमने एसिड की इक्वेशन ली, Ka की वैल्यू बनाई, और चलते चलते हमने हेंडरसन इक्वेशन ड्राइव की। हेंडरसन इक्वेशन के बाद हमने कहा जी कि अगर हम एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल लेते हैं तब pH कितनी होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन 10 टाइम बढ़ा देंगे तब कितनी होगी, एसिड की कंसंट्रेशन 10 टाइम बढ़ा देंगे तब आपके पास बफर की pH क्या होगी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, आपने एक बार इसे ज़रूर लिख के देखना है। बेहतर तरीके से लिखने के लिए आप यूनिक नोट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।